चलो, तो अपना आज का टॉपिक है चेंज इन फेज, या जिसको हम लोग चेंज इन स्टेट भी बोलेंगे। इससे पहले जो अभी हमने क्वेश्चन किए थे वहां पे हीट सप्लाई किया था, तो बस हमने टेम्परेचर राइज किया था और उस क्वेश्चन में टेम्परेचर फॉल हो रहा था। अभी हम लोग फेज चेंज का बात करेंगे, मतलब कि मेरा आइस रहेगा तो मेल्ट करके वाटर बनेगा, और जो मेरा वाटर होगा वो बॉयल होके तुम्हारा स्टीम बनेगा। तो यहाँ पे फेज चेंज का भी हम लोग बात करेंगे। चलो, तो जरा देखते हैं कि चेंज इन फेज में क्या क्या हो सकता है। तो सबको बेसिक आइडिया तो होगा ही कि चेंज इन फेज हो सकता है फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, एंड लिक्विड टू गैस। ठीक है, तो ये जो सॉलिड टू लिक्विड फेज चेंज होता है इसको हम बोलते हैं मेल्टिंग। ये जो लिक्विड टू गैस है इसको हम लोग बोलते हैं बॉइलिंग। सॉरी सॉरी, नॉट बॉइलिंग, इसको हम बोलते हैं वेपराइजेशन। और देखो, तो यहाँ पे फेज चेंज हुआ है फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, और ऐसा भी हो सकता है कि लिक्विड टू सॉलिड भी फेज चेंज हो सकता है, तो उसको हम बोलते हैं फ्रीजिंग। और यहाँ पे आपका हुआ था लिक्विड टू गैस, तो उसको हमने कहा था वेपराइजेशन। सिमिलरली हो सकता है फ्रॉम गैस टू लिक्विड, उसको हम लोग बोलते हैं कंडेंसेशन। तो ये सब फेज चेंज हो सकता है। और आपका फेज चेंज हो सकता है डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस। तो सॉलिड टू गैस जो होता है डायरेक्टली, उसको हम बोलते हैं सब्लिमेशन। ठीक है, और गैस टू जो होता है सॉलिड, उसको हम लोग बोलते हैं सॉलिडिफिकेशन। तो हालांकि हम लोग को जो स्टडी करना है वो हमको करना होगा जैसे सॉलिड टू लिक्विड एंड लिक्विड टू गैस, या फिर गैस टू लिक्विड एंड लिक्विड टू सॉलिड। हमको डायरेक्टली सॉलिड से ये गैस वाला हम लोग नहीं करेंगे स्टडी, या फिर गैस से ये जो आपका हो रहा है डायरेक्टली इन सॉलिड, वो भी हम लोग स्टडी नहीं करने वाले हैं। बस वो नाम आप लोग जान लो। ठीक है। हाँ, तो हम लोग चेंज इन फेज का बात कर रहे थे, और मैंने ये तुमको फेज चेंज के बारे में नाम बताया अभी फिलहाल। तो ये सब अभी इस टॉपिक में हमारे यहाँ क्वेश्चन में आएंगे कि हम लोग जब हीट सप्लाई करेंगे आइस में। तो इस टॉपिक में जो अपना क्वेश्चन आने वाला है उसमें आइस रहेगा, और आइस में जब हम लोग वाटर मिलाएंगे तो पहले आइस मेरा मेल्ट करेगा वाटर में, और फिर वो जो वाटर फॉर्म करेगा उसका टेम्परेचर राइज करेगा। तो सिंपल सी कहानी ये है कि इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किए थे वहां पे हमने बोला था कि हीट लॉस बाई हॉट वाटर जो गया था, तो वो गया था हीट गेन बाई कोल्ड वाटर। तो बस हमने टेम्परेचर राइज किया था। अभी क्या होगा कि जो हॉट वाटर आपका हीट लॉस करेगा तो वो जो आइस था उसको मेल्ट करने में जाएगा, और प्लस जो आइस मेल्ट करके वाटर बनेगा तो उस वाटर का टेम्परेचर राइज करने में भी जाएगा। तो वो तो कहानी है बात की, जहाँ पे हम लोग सीखेंगे कि कैसे तुम्हारा वाटर का, या कैसे मेरा आइस मेल्ट करेगा तो कितना हीट वो लेगा, या कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। न्यूमेरिकल्स को हम करेंगे चर्चा बाद में। फिलहाल इसमें कुछ टर्म्स आएंगे वो पहले हम लोग देखते हैं। तो सबसे तुम्हारा जो फर्स्ट टर्म है वो है मेल्टिंग। तो ये क्या होता है, मेल्टिंग का मतलब क्या होता है कि व्हेन अ सब्सटेंस चेंज फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, when a substance change from solid state to the liquid state at constant temperature, then that process is called melting। अच्छा, तुम लोग एक बात इस टॉपिक में जो सबसे तुम्हारा इंपॉर्टेंट ये है कि जब भी चेंज इन फेज होता है, जब भी चेंज इन फेज होता है तो टेम्परेचर रहता है कांस्टेंट। और ये तुम लोग मत भूलना कि जब भी चेंज इन फेज होगा तो टेम्परेचर रहेगा कांस्टेंट। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम लोग आइस को मेल्ट करा रहे होंगे तो आइस का टेम्परेचर जीरो ही रहेगा, वो 5 नहीं हो जाएगा। वो पहले जीरो पे ही रह के सारा का सारा आइस मेल्ट करेगा। उसके बाद जब सारा आइस मेल्ट करके वाटर बन जाएगा उसके बाद उसका टेम्परेचर राइज करेगा। तो ये कहानी बिल्कुल ही सिंपल है कि जब भी चेंज इन फेज होता है तो टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। हम जो भी हीट सप्लाई कर रहे होंगे वो उस आइस को मेल्ट करने में जा रहा होगा, या फिर वो उसके चेंज इन फेज में जा रहा होगा, उसका टेम्परेचर राइज नहीं करेगा। एक बार जब पूरा फेज चेंज हो जाएगा उसके बाद ही टेम्परेचर राइज करता है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मान लो कि मेरे पास कंटेनर में 100 ग्राम आइस था,
और इस 100 ग्राम आइस को मेल्ट करने के लिए हम मान के चल रहे हैं अभी कि इस 100 ग्राम आइस को मेल्ट करने के लिए हमको 10 जूल का हीट चाहिए। देखो ये हम मान के चल रहे हैं, ये वैल्यू एक्चुअल में होता नहीं है, एक्चुअल में वैल्यू इससे बहुत ज्यादा होता है, मैं बस मान के चल रहा हूँ कि 100 ग्राम आइस को मेल्ट करने के लिए 10 जूल का मेरे को हीट एनर्जी रिक्वायर्ड है। और मान लो कि यहाँ पे आइस 0 डिग्री सेल्सियस पे था और हमने यहाँ पे जो सप्लाई किया, तो हमने सप्लाई किया है आपका एनर्जी 2 जूल। तो पूरे आइस को मेल्ट करने के लिए चाहिए 10 जूल और आपने सप्लाई किया है 2 जूल। तो सिंपल सी कहानी ये है कि उसका कुछ आइस का कुछ पार्ट ही मेल्ट होगा। तो मान लीजिए कि 2 जूल हमने जब सप्लाई किया, तो जैसे हमको दिख रहा है कि 10 जूल में 100 ग्राम, तो 1 जूल में 10 ग्राम मेल्ट हो रहा होगा। तो यहाँ पे आपका 20 ग्राम आइस मेल्ट होगा। तो 20 ग्राम आइस मेल्ट होगा तो फॉर्म हुआ होगा वाटर। अब 20 ग्राम आपका आइस मेल्ट कर गया है, तो अभी जो मेरा मिक्सचर है उसमें 20 ग्राम वाटर है और 80 ग्राम आइस है। अब हम अगर फर्दर इस पे 2 जूल और सप्लाई करेंगे, हम जब इसमें फर्दर 2 जूल और सप्लाई करेंगे, तो अब वो फिर से वो जो 80 ग्राम आइस बन गया है उसी को मेल्ट कराएगा। वो जो 20 ग्राम आपका वाटर फॉर्म हुआ था उसका टेम्परेचर राइज नहीं करेगा वो। तो जब तक सारा का सारा आइस आपका मेल्ट नहीं कर जाता है, मतलब कि जब तक उसको 10 जूल पूरा का पूरा हीट एनर्जी नहीं मिलता है और जब तक सारा का सारा आइस नहीं मेल्ट होता है, तब तक उस मिक्सचर का टेम्परेचर राइज नहीं करेगा। मतलब कि तुमने अगर 15 जूल सप्लाई किया एनर्जी, तो 10 जूल जाएगा सारा का सारा आइस मेल्ट करने में, और प्लस जो एक्स्ट्रा 5 जूल था वो जाएगा उस वाटर को टेम्परेचर राइज करने में। अब बोलो, इसमें किसी को कोई डाउट? तो ये तुम्हारा ये सब बेसिक कहानी तुम लोग याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जब भी फेज चेंज होगा तुम्हारा, देखो यहाँ हमने बात किया है मेल्टिंग का, जब तुम्हारा चेंज हो रहा होगा फेज फ्रॉम लिक्विड टू गैस, हम जिसको बोलते हैं वेपराइजेशन, तो वहां भी तुम्हारा टेम्परेचर कांस्टेंट ही होगा जब तक कि सारा का सारा मेरा जो वाटर गैस में चेंज नहीं हो जाता है या स्टीम में चेंज नहीं हो जाता है, तब तक उस स्टीम का टेम्परेचर राइज नहीं करेगा। सिंपल सी कहानी है, इंपॉर्टेंट बात है। अब मेल्टिंग को मैंने तुमको बताया डेफिनेशन। अब देखो तो मेल्टिंग क्या होता है, फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड एट कांस्टेंट टेम्परेचर। मैंने वहां पे मेंशन किया था कि व्हेन अ सब्सटेंस चेंज इट्स स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड एट कांस्टेंट टेम्परेचर, देन द प्रोसेस इज कॉल्ड मेल्टिंग। और वो जो कांस्टेंट टेम्परेचर होता है जहां पे वो चेंज करता है फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, उसको हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। सिंपल सी कहानी ये है। अब इस मेल्टिंग का जस्ट अपोजिट होता है फ्रीजिंग। मेल्टिंग का जस्ट अपोजिट होता है फ्रीजिंग, मतलब कि व्हेन अ सब्सटेंस चेंज इट्स स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड एट कांस्टेंट टेम्परेचर, फिर से फेज चेंज हो रहा है तो कांस्टेंट टेम्परेचर, देन दैट प्रोसेस इज कॉल्ड फ्रीजिंग। ठीक है, अच्छी बात है। और इस फ्रीजिंग को ही हम लोग फ्यूजन बोलते हैं। फ्रीजिंग और फ्यूजन, कि जब मेरा लिक्विड से चेंज हो रहा होगा सॉलिड में, तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे फ्रीजिंग या फिर फ्यूजन। जब चेंज हो रहा होगा सॉलिड से लिक्विड, तो उसको हम लोग बोलते हैं मेल्टिंग। एक बात और, इन द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग, मतलब कि जब वो चेंज होता है फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, तो हम लोग उसमें हीट सप्लाई करते हैं। मतलब आप जब आइस में हीट सप्लाई करोगे तो वो मेल्ट करके बनाएगा वाटर, तो मेल्टिंग में हमको हीट सप्लाई करना पड़ता है। इन द प्रोसेस ऑफ फ्रीजिंग, इन द प्रोसेस ऑफ फ्रीजिंग जब वो चेंज कर रहा होगा फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड, तो वहां पे हीट रिलीज होता है। तो वहां पे हीट आपका होगा रिलीज, माइनस हीट, मतलब यहाँ पे हीट आपका होने वाला है रिलीज। मतलब जब पानी बनता है बर्फ, जब वाटर बनेगा आइस, तो उस केस में हीट होगा रिलीज। वो कितना होगा रिलीज, वो हम लोग अभी आगे फाइंड करेंगे, लेकिन फिलहाल तुम लोग जान लो कि जब वो मेल्ट करेगा सॉलिड टू लिक्विड, तो आपको हीट सप्लाई करना पड़ता है। जब वो बनेगा लिक्विड टू सॉलिड फ्रीजिंग में, तो वहां पे हीट रिलीज होता है। और एक बात, सिमिलरली जैसे हमने सीखा था मेल्टिंग पॉइंट की, वो टेम्परेचर जहाँ पे फेज चेंज होता है फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, तो उसको हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। वैसे ही वो टेम्परेचर जहाँ पे वो चेंज होता है उसका फेज फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड, तो उसको हम लोग बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। ओके, फॉर अ प्योर सब्सटेंस, ये सब की पॉइंट है, मैं तुम लोग बस इसको याद रखना। फॉर अ प्योर सब्सटेंस मेल्टिंग पॉइंट इज इक्वल टू फ्रीजिंग पॉइंट। फॉर अ प्योर सब्सटेंस जितना मेल्टिंग पॉइंट होता है उतना ही फ्रीजिंग पॉइंट होता है। हम लोग वाटर का बात करेंगे या हम लोग बात करेंगे आइस का, तो हम लोग मान के चलते हैं कि वो पूरा प्योर है। इसका मतलब हम लोग ये बोलेंगे कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 0 डिग्री सेल्सियस एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज ऑल्सो 0 डिग्री सेल्सियस। मेरा जो आइस होगा वो मेल्ट होगा जीरो पे, जो मेरा वाटर होगा वो फ्रीज होगा जीरो पे। तो फॉर प्योर सब्सटेंस जो होता है मेल्टिंग पॉइंट, वही उसका होता है फ्रीजिंग पॉइंट भी। सिमिलरली फॉर अ प्योर सब्सटेंस जो उसका होता है बॉइलिंग पॉइंट, जो उसका होता है बॉइलिंग पॉइंट, जैसे देखो, और वही उसका होता है कंडेंसेशन पॉइंट, की जितने टेम्परेचर पे आपका वाटर होगा चेंज फ्रॉम, मतलब कि लिक्विड टू
गैस वाटर टू स्टीम, वो होता है आपका 100 डिग्री सेल्सियस पे। सिमिलरली जो आपका स्टीम होगा वो कंडेंस भी होगा 100 डिग्री सेल्सियस पे ही। तो ये सब बातें हम लोग मान के चलेंगे, ठीक है। तो मेल्टिंग हो गया, फ्रीजिंग हो गया, वैसे ही तुम्हारा होता है वेपोराइजेशन, की वैसा टेम्परेचर जहाँ पे मेरा सब्सटेंस चेंज करे अपना फेज फ्रॉम लिक्विड टू गैस, तो उसको हम लोग बोलते हैं, उस वो जो प्रोसेस था उसको हम बोलते हैं वेपोराइजेशन, और जिस टेम्परेचर पे करता है उसको हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। सिमिलरली जब गैस होता है चेंज टू लिक्विड तो उसको हम बोलते हैं कंडेंसेशन। एंड फॉर प्योर सब्सटेंस जो उसका होगा बॉइलिंग पॉइंट, वही वो उसका होगा कंडेंसेशन पॉइंट भी। तो 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर से स्टीम बनेगा, और 100 डिग्री सेल्सियस पे ही स्टीम से कंडेंस होके वाटर भी बनता है, ओके। अब देखो फिर से वही कहानी कि इन द प्रोसेस ऑफ वेपराइजेशन, इन द प्रोसेस ऑफ वेपराइजेशन मतलब जब हम चेंज करेंगे लिक्विड से गैस तो वहां पे हम लोग हीट सप्लाई करेंगे, जो कि आप अपने घर में देखते हो कि जब हम लोग वाटर को बॉयल करते हैं तो वो तुम्हारा चेंज होता है गैस में या चेंज होता है स्टीम में। सिमिलरली जब वो गैस से चेंज होगा लिक्विड में, जब वो कंडेंसेशन हो रहा होगा, उस केस में वहां पे हीट रिलीज होता है। और इसीलिए जब हम लोग स्टीम को कुछ समय तक छोड़ देते हैं तो ठंडा होता है, फिर वहां से हीट रिलीज होता है, तब वो कंडेंस होकर वाटर फॉर्म करता है फिर से। तो ये तुम लोग बातें याद रखना, ये तुम्हारा एग्जाम में तुमसे डेफिनेशन भी तुमसे पूछा जा सकता है, इसका मीनिंग तो मैंने तुमको बता दिया। लिखवाने तो मैं जाऊंगा नहीं, सब लोग सुन लो और इसको याद रखना, सब बेसिक बातें हैं। और हमने ये सीखा कि मेल्टिंग के दौरान हम लोग को हीट सप्लाई करना पड़ता है। मतलब कि अगर मान लो कि आइस था 0 डिग्री सेल्सियस पे, तो हम लोग जब इसमें हीट सप्लाई करेंगे, जब हम लोग इसमें हीट सप्लाई करेंगे तो ये तुम्हारा होगा चेंज वाटर में, और ये जो वाटर बनेगा वो 0 डिग्री सेल्सियस पे ही बनता है। मतलब आइस जब मेल्ट करता है तो वो बनाता है वाटर, तो वो जो वाटर फॉर्म होगा वो जीरो पे ही होगा। अब हम फर्दर उस वाटर में हीट सप्लाई करेंगे तो उसका टेम्परेचर राइज करेगा, लेकिन आइस जो मेल्ट करके वाटर बनाएगा वो जीरो पे ही बनेगा। सिमिलरली जब हम लोग वाटर से हीट निकालेंगे, या हम लोग बोलते हैं कि जब वाटर से आइस में होता है कन्वर्ट तो वहां से हीट रिलीज होता है, तब वो बनता है तुम्हारा आइस, वाटर टू आइस। और आइस टू वाटर मेरे को हीट सप्लाई करना पड़ेगा। मतलब कि हम तुमसे अगर ऐसा हम बोल सकते हैं कि वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस हैज मोर एनर्जी देन आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस। अगर 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस है और 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर भी है, तो वाटर के पास ज्यादा होगा एनर्जी, क्योंकि हमने आइस में एनर्जी सप्लाई किया है तब वो बना है वाटर में, तो वो जो एनर्जी लिया होगा वो वाटर के पास ही गया है। तो टेम्परेचर राइज नहीं किया है तो कहाँ गया भाई, तो वाटर का जो अंदर का होता है इंटरनल एनर्जी, उसका पोटेंशियल एनर्जी, उसको उसने बढ़ाने में हेल्प किया है, ठीक है। तो ये बातें तुम लोग याद रखना। सिमिलरली स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस, steam at 100 degree Celsius has more energy than water at 100 डिग्री सेल्सियस। क्योंकि वाटर में जब वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे होता है और उसमें हम और फर्दर एनर्जी सप्लाई करते हैं तब वो चेंज होता है स्टीम में। तो स्टीम के पास ज़्यादा एनर्जी है, इसीलिए जब स्टीम तुम्हारे हाथों को लगता है तो तुमको ज़्यादा जलन फील होता है या तुमको ज़्यादा बर्न महसूस होता है। क्यों? क्योंकि स्टीम के पास ज्यादा एनर्जी था। दैट इज वाई स्टीम कॉजेज मोर बर्न, ठीक है। तो ये सब बातें तुम लोग याद रखना। इसके अलावा फ्रीजिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, पॉइंट फॉर अ प्योर सब्सटेंस सेम होता है। ये सब बात तुम लोग याद रख रहे हैं, और हम लोग प्योर सब्सटेंस का ही बात करेंगे। अब जरा कुछ और बात हम लोग पहले कर लेते हैं। हम लोग अभी मान के चले कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 0 डिग्री सेल्सियस, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 0 डिग्री सेल्सियस, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस, कंडेंसेशन पॉइंट ऑफ स्टीम इज ऑल्सो 100 डिग्री सेल्सियस। ये सब बातें हम लोग अभी मान के चलेंगे बिल्कुल। क्वेश्चन में और जो भी मेरा क्वेश्चन आएगा न्यूमेरिकल्स हम लोग इसी पे करेंगे। हालांकि हमको पता है कि हम लोग बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट चेंज भी कर सकते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट चेंज भी होता है। तुम्हारा आसपास का कैसा वातावरण है, कैसा तुम्हारा माहौल है, उसके हिसाब से मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट चेंज करता है। तो उसके बारे में मैं तुमको एक बेसिक आइडिया पहले दे देता हूँ थोड़ा सा, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। लेकिन तुम लोग एक बार फिर से याद रखना कि न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन जो आएंगे उसमें हम लोग टिपिकल वैल्यूज ही लेंगे। 0 पे मेल्टिंग, 0 पे फ्रीजिंग, 100 पे बॉइलिंग, 100 पे कंडेंसेशन। सिंपल, ओके। अब जरा देखते हैं कि इफेक्ट ऑफ प्रेशर, प्रेशर का होता है इफेक्ट ऑन
मेल्टिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट। इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन मेल्टिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट। तो चलो हम यहाँ बात करते हैं वाटर का। फॉर आइस एंड वाटर, हम लोग बात कर रहे हैं फॉर आइस एंड वाटर। फॉर आइस एंड वाटर प्रेशर इंक्रीज करने से इसका मेल्टिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट, देखो मैंने आइस के लिए बात कर रहा हूँ मेल्टिंग पॉइंट का, और वाटर के लिए मैं बात कर रहा हूँ फ्रीजिंग पॉइंट का, ये डिक्रीज कर जाता है, ये डिक्रीज कर जाता है। ऐसा सबके लिए नहीं होता है, ऐसा सबके लिए नहीं होता है। वाटर का कुछ एक अलग टाइप का होता है बिहेवियर, जिसको हम लोग बोलते हैं एनोमेलस एक्सटेंशन ऑफ वाटर, जो तुम लोग को पहले से आइडिया है। तो मतलब कि प्रेशर इंक्रीज करने से वाटर का, आइस का और वाटर का मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज करता है, या इसको बोलते हैं लोअर हो जाता है, लोअर हो जाता है, ओके। लेकिन फॉर जनरल सब्सटेंस, जैसे मान लो कि फॉर लेड एंड वैक्स, इनका प्रेशर इंक्रीज करने से मेल्टिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट इंक्रीज करता है। तो ये सब तुम लोग कुछ एग्जांपल्स याद रखना कि जो, मान लो कि तुमसे ऐसा क्वेश्चन है कि नेम टू सब्सटेंसेज जिनका प्रेशर इंक्रीज करने से मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाता है, तो लेड एंड वैक्स। नेम अ सब्सटेंस जिसका प्रेशर इंक्रीज करने से मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज कर जाता है। तो अगर बात करें मेल्टिंग पॉइंट का तो आइस लिखना, अगर बोले फ्रीजिंग पॉइंट का तो वाटर लिखना, ठीक है। ओके, तो ये तुम्हारा हुआ है इफेक्ट ऑफ प्रेशर। अब देखो ध्यान से, ये प्रेशर का इफेक्ट मेल्टिंग मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट के लिए तुम एक सिंपल एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हो। तुम एक आइस क्यूब लेना, तुम एक आइस क्यूब लेना, और तुम एक धागा लेना, धागा जो होता है घर में जो आता है धागा, नॉर्मल धागा, उसमें तुम कुछ लोड को हैंग कर देना, और दोनों साइड से लोड को बांध के हैंग करके तुम इस आइस क्यूब पे उस धागे को रखना। मैं यहाँ पे शो नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन ये जो धागा है वो तुम्हारा पूरा इस पार से उस पार रहेगा। और तुम देखना कि जहाँ पे धागा होता है ना, वहां पे आइस पहले मेल्ट करता है। जहां पे भी धागा होता है वहां पे आइस पहले मेल्ट करता है। और ये जो जहां पे धागा है वो वहां पे आइस मेल्ट होगा, और ये जो धागा है वो उस आइस में अंदर, वो वो अंदर की तरफ, मतलब कि क्या बोलते हैं, वो उसमें आपका धागा चला जाएगा आइस क्यूब में, वो उसको कट कर देता है, वो उसको, हाँ इन सिंपल लैंग्वेज, वो उसको कट कर देता है। और वो इसलिए होता है क्योंकि हमने जब उस धागा में दो दो लोड हैंग किया है, तो उस लोड के चलते वो जो धागा है उसको वहां रखने पे कुछ वहां पे एक्स्ट्रा प्रेशर होता है जनरेट, मतलब कि हमने प्रेशर इंक्रीज कर दिया है। और प्रेशर इंक्रीज करने से हमको क्या पता है कि आइस का क्या होता है, आइस का मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज करता है। इसका मतलब ये हुआ कि पहले जो आइस मेरा जीरो पे मेल्ट करता, वो अब जीरो से पहले ही मेल्ट कर जाएगा, मतलब जल्दी ही मेल्ट कर जाएगा। और इसीलिए जहां पे धागा होता है वहां पे प्रेशर हाई होता है, तो वहां पे आइस आपका मेल्ट करते जाता है, तो वहां पे वो उसको कट करते जाएगा। और बाकी जो आसपास वाले होंगे आइस, वो आपका करते हैं मेल्ट देरी से, लेकिन जहां पे धागा था वो जल्दी मेल्ट कर जाता है। तो ये तुम लोग अपने घर पे कर सकते हो एक्सपेरिमेंट, इसका ये तुम्हारा होता है डेमोन्स्ट्रेशन। तो ये तुम्हारा होगा इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन मेल्टिंग पॉइंट ऑन फ्रीजिंग पॉइंट। अब देखते हैं इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटीज ऑन मेल्टिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट। ये हम लोग बात करेंगे वाटर और ये, सॉरी, आइस एंड वाटर का। तो नमक ऐड करने से लोअर्स द मेल्टिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट। आइस डालने से मेल्टिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट घट जाता है। इसका भी तुम सिंपल अपने घर में एक्सपेरिमेंट कर सकते हो कि तुम अगर कप में मान लो 2 कप था, कप वन और कप टू, दोनों में तुमने पानी लिया, और एक में तुम डाल दो नमक, और एक में बस ऐसे प्योर रखना पानी, और तुम दोनों को जाके डीप फ्रीजर में रख दो, तो तुमको ऐसा दिखेगा कि जिस कप में पानी था वो उस कप का पानी जल्दी फ्रीज नहीं होता है, मतलब यहाँ पे जल्दी आइस नहीं बनेगा, आइस जल्दी नहीं बनेगा। और जो तुम्हारा सेकेंड कप था वहां पे आइस जल्दी बन जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब हमने नमक डाला तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम हो गया है। तो फ्रीजिंग पॉइंट कम हो गया मतलब कि वो जो पहले फ्रीजिंग होता है जीरो पे, वो कुछ और -2, -3, -4 कुछ ऐसे पे वो फ्रीज होने वाला है।
है ना। तो उसके लिए तुमको थोड़ा सा और उसको टाइम देना पड़ेगा ताकि मेरा जो फ्रीजर है उससे हीट निकाल सके। और वही जो तुम्हारा नॉर्मल जो पानी था जिसमें नमक नहीं था वो जीरो पे ही फ्रीज होगा, तो वो जल्दी फ्रीज हो जाता है। तो ये तुम्हारा होता है डेमोन्स्ट्रेशन की फ्रीजिंग पॉइंट आपका डिक्रीज कर गया है। आप मेल्टिंग पॉइंट के लिए भी कर सकते हो एक्सपेरिमेंट। अगर तुमने दो आइस क्यूब लिया है, आइस क्यूब 1 और आइस क्यूब 2, और एक पे तुम डाल दो नमक और एक पे कुछ मत डालो, बस तुम उसको ऐसे ही छोड़ दो, तो जिस पे तुम डालते हो नमक वो आइस क्यूब जल्दी मेल्ट हो जाता है, क्योंकि नमक डालने से उसका मेल्टिंग पॉइंट घट गया है। मेल्टिंग पॉइंट घट जाने का मतलब ये होता है कि जो पहले वो मेल्ट करता है जीरो पे, अब वो पहले ही मेल्ट कर जाएगा। और पहले ही मेल्ट कर जाने का मतलब ये हुआ कि अब वो ज़्यादा हीट सराउंडिंग से लेगा भी नहीं, तो कम टाइम में वो जल्दी जल्दी मेल्ट करने लगता है। तो वही तुम्हारा हो गया कि मेल्टिंग पॉइंट लोअर होने का डेमोन्स्ट्रेशन। तुम लोग इसको याद रखना। हाँ, नमक डालने से मेल्टिंग पॉइंट फ्रीजिंग पॉइंट लोअर होता है। इसको तुम लोग याद रखना, किसका? पानी का और फ्रीज का, पानी और आइस का। इफेक्ट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑन बॉइलिंग पॉइंट, और हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं मेनली वाटर का। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंक्रीज करने से बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इंक्रीज करता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज करने से उसका बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करता है। इसीलिए जब हम लोग हाई एल्टीट्यूड पे माउंटेन पे जाते हैं तो हम लोग खाना प्रेशर कुकर में बनाते हैं, क्योंकि वहां पे जो पानी का बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 से कम हो जाता है, लेस देन 100 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि वहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है जब हम जाते हैं एट हायर एल्टीट्यूड। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो गया है तो मेरा वाटर 100 से कम पे ही बॉयल होने लगता है, जिसके चलते आपके खाना को सफिशियंट हीट नहीं मिल पाता है, तो वो अच्छे से नहीं पकता है। तो इसलिए हम लोग वहां पे करते हैं यूज प्रेशर कुकर का। प्रेशर जो आपका होता है कुकर, उसका काम ये होता है कि अंदर का प्रेशर इंक्रीज कर दे। तो प्रेशर इंक्रीज कर देने से फिर बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करता है, और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करता है तो फिर खाने को सफिशियंट हीट मिल पाता है, तो खाना आपका अच्छे से बनता है। तुम लोग फिलहाल ये सब बातें याद रखना, तुमको कुछ कुछ कहानी बुक्स में मिल जाएगी और कुछ कहानी तुमको पहले से पता भी होगा, तो मैं उस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ। तो ये सब तुम्हारा कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स था जो मैंने तुमको बताया। अब हम लोग आते हैं अपने मेनली जो हमारा सब्जेक्ट ऑफ चर्चा है, कि मेनली हमको बात करना है मेल्टिंग पे और फ्रीजिंग पे, और कितना कैसे मेल्टिंग होगा, कितना मेरे को सप्लाई करना होगा एनर्जी है क्या, न्यूमेरिकल्स कैलकुलेशन पे हमको मेनली चर्चा करना है। तो न्यूमेरिकल्स से पे चर्चा करने से पहले कुछ हम लोग टर्म्स जानते हैं, और वो टर्म्स आपके नए टर्म्स होंगे, मैं आपको बताता हूँ क्या है। तो सबसे पहले हम लोग सीखते हैं स्पेसिफिक लैटेंट हीट। ये एक नया टर्म आया है, पिछले वाले जो अपना सेक्शन था उसमें हमने सीखा था स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी तब आता है जब हम लोग को टेम्परेचर राइज करना हो, या जब टेम्परेचर फॉल हो रहा होगा, और जब फेज चेंज होता है तब उस केस में आता है स्पेसिफिक लैटेंट हीट। और इसको हम लिखते हैं कैपिटल एल से। मैं पहले समझाता हूँ क्या होता है। तो मैंने उसके लिए यहाँ पे लिखा है इसका डेफिनेशन, कि स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ अ सब्सटेंस इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज द फेज ऑफ अ यूनिट मास ऑफ दैट सब्सटेंस एट कांस्टेंट टेम्परेचर। एक बार सब लोग इसको खुद से रीड करो। मैंने यहाँ पे कुछ टर्म्स लिखे हैं, मैं उसको करता हूँ अंडरलाइन। यूनिट मास, कांस्टेंट टेम्परेचर एंड चेंज ऑफ फेज, ये तुम्हारा है इंपॉर्टेंट। जब भी चेंज ऑफ फेज होता है तो वो कांस्टेंट टेम्परेचर पे ही होता है, ठीक है। अब मैंने जो ये स्पेसिफिक लैटेंट हीट का जो लिखा है डेफिनेशन, ये हर तरह के हमने चेंज ऑफ फेज के लिए लिखा है। अब आप चाहो तो इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिखने के लिए देखो, हमने यहाँ पे खाली मेंशन किया था कि स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ अ सब्सटेंस इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड। या आप चाहो तो इसको और थोड़ा अच्छे से, मतलब कि इसको थोड़ा सा और 100% अच्छे से लिखने के लिए यहाँ पे आप लिखो कि हीट एनर्जी सप्लाइड और रिलीज्ड। सप्लाइड और रिलीज, क्योंकि हमको पता है कि चेंज ऑफ फेज में हमेशा हम लोग को सप्लाई नहीं करना पड़ता है, कहीं कहीं पे कुछ एनर्जी आपका रिलीज भी होता है, जैसे जब वो चेंज होता है फ्रॉम लिक्विड टू वाटर। तो अब ये और ज्यादा हो गया है आपका, अच्छा है डेफिनेशन, कि स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ अ सब्सटेंस इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी सप्लाइड और रिलीज टू चेंज द फेज ऑफ अ यूनिट मास ऑफ दैट सब्सटेंस एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अब देखो, तो मैंने यहाँ पे बात किया है चेंज ऑफ फेज का, मैं मतलब कि जितने टाइप के चेंज ऑफ फेज होते हैं मैंने सबके लिए बात कर दिया है। वो आपका मेल्टिंग भी हो सकता है, वो आपका बॉइलिंग भी हो सकता है, वो आपका फ्रीजिंग भी हो सकता है, वो आपका कंडेंसेशन भी हो सकता है। हमने हर तरह के फेज के लिए बात कर दिया। अब उसमें से कहीं के लिए तो वहां पे हमको कहीं पे सप्लाई करना होगा, और कहीं से हमको वहां पे हीट एनर्जी हमको खुद मिलता है, मतलब वहां पे हीट एनर्जी रिलीज होता है।
ठीक है। तो इस डेफिनेशन के अनुसार से हम अगर चाहते हैं इसको मैथमेटिकल टर्म में लिखना, तो हम लोग लिखेंगे कि इफ क्यू अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी is supplied or released during phase change या during change of phase, then जो L का वैल्यू आपका आएगा, देखो ऐसे लिखो कि इफ Q अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इज सप्लाइड और रिलीज ड्यूरिंग द चेंज ऑफ फेज ऑफ मास m, तुमको यहाँ मास भी लेना होगा कि अगर m मास के सब्सटेंस के चेंज ऑफ फेज के लिए हमने q अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी सप्लाई किया है, तो फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ स्पेसिफिक लैटेंट हीट L बराबर Q बाई एम, L बराबर Q बाई एम। देखो यहाँ से कि अगर हमने m मास के लिए Q हीट एनर्जी सप्लाई किया है, तो एक मास के लिए हमको करना होगा Q बाई एम, तो दैट इज स्पेसिफिक लैटेंट हीट। अब मैंने यहाँ पे किसी पर्टिकुलर फेज चेंज के लिए नहीं बोला है, मैंने बोल दिया सबके लिए, सबके लिए बोल दिया है, वो मेल्टिंग हो, फ्रीजिंग हो, वो आपका कंडेंसेशन हो, कुछ भी सबके लिए मैंने बोल दिया। अब आप चाहो तो इसको सेपरेटली सबके लिए भी आप कर सकते हो डिफाइन, फॉर मेल्टिंग अलग से, फॉर फ्रीजिंग अलग से। तो वहां पे जो हमने चेंज ऑफ फेज लिखा था, वहां पे आप लिखना फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, तो हो जाएगा मेल्टिंग के लिए, फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड तो हो जाएगा फ्रीजिंग के लिए। तो वहां पे आप चेंज ऑफ फेज पर्टिकुलरली मेंशन करना, तो आप उस पर्टिकुलर फेज के लिए आप करोगे डिफाइन, और मैंने यहाँ पे सबके लिए कर दिया है। अब देखो थोड़ा सा और इसमें कहानी कुछ, तो यहाँ से एल आ गया क्यू बाई एम, और ये जो एल होता है स्पेसिफिक लैटेंट हीट, ये आपका सब्सटेंस का होता है खासियत, सब्सटेंस का, वो फेज का कि वो आइस है कि वो वाटर है, क्या है वो, ठीक है। चलो देखो ध्यान से, तो और यहां से हम लोग लिख सकते हैं कि Q बराबर एम इंटू एल, क्यू बराबर एम इंटू एल, मतलब कि अगर हमको, जैसे मान लो कि क्वेश्चन ऐसा है कि हमारे पास 100 ग्राम आइस था और उस आइस को मेल्ट करना है मेरे को, तो हमको कितना हीट एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा। तो हमको मास पता है, तो हमको एम पता है। अब वहां से हमको खाली चाहिए क्या, हमको खाली उसको चाहिए लेटेंट हीट ऑफ, देखो स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग, क्योंकि वो क्या हो रहा है, वो वहां मेल्ट कर रहा है। तो वहां पे हम लोग करते हैं चर्चा स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग। तो हमको एल पता रहेगा, तो हम लोग क्यू बराबर एम इंटू एल से हम लोग क्यू फाइन कर लेंगे। बोलो ठीक है कहानी ना। ओके, अब देखो यहाँ पे हम करते हैं चर्चा यूनिट ऑफ एल का। तो देखो यहाँ से ये था हीट एनर्जी बाई मास, या एनर्जी पर यूनिट मास है तो सिंपल क्या हो जाएगा, जूल पर केजी, या फिर ग्राम, सॉरी सॉरी ग्राम नहीं, कैलोरी पर ग्राम, है ना, या फिर कैलोरी पर केल्विन, अरे यार पर केल्विन नहीं है, ठीक तो है, जूल पर केजी और कैलोरी पर ग्राम और जूल पर ग्राम, ये कुछ भी इसका हो सकता है यूनिट। तुम लोग को अगर आए मेनली कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक लेटेंट हीट, तो तुम लोग खाली लिखना जूल पर केजी, क्योंकि जूल पर केजी इज द एसआई यूनिट। बाकी जो कैलोरी पर ग्राम है और जूल पर ग्राम है वो भी हम लोग यूज करते हैं, बट दे आर नॉट एसआई यूनिट, ठीक है। तो मेनली अगर तुमसे खाली पूछे यूनिट तो लिखना जूल पर केजी, पक्का ना। अब देखो ये जो सेकेंड हमने लिया है डेफिनेशन, तो ये है, यहाँ पे हमने लिखा है स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग एंड फ्यूजन, मतलब कि हम यहाँ पे मेनली कर रहे हैं बात किसका, चेंज ऑफ फेज को मैंने सीमित कर दिया, लिमिटेड कर दिया है, मतलब या तो फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड या तो फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड। तो देखो ये लिखा हमने कि स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग, स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग ऑफ अ सब्सटेंस इज डिफाइंड एज हीट एनर्जी रिक्वायर्ड, हम बात कर रहे हैं मेल्टिंग का, तो वहां हमको सप्लाई करना पड़ेगा, तो हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड। तो देखो यहाँ पे हमको मेल्टिंग था तो इसलिए हमने किया है फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, जो चेंज इन फेज था, और जो हीट एनर्जी हमको सप्लाई करना पड़ेगा तो मैंने यहाँ पे लिखा है सप्लाई एट कांस्टेंट टेम्परेचर, और वो जो कांस्टेंट टेम्परेचर होगा वो उसका होगा, हो जाएगा मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सब्सटेंस। तो आप ऐसे इसको लिख सकते हो, मतलब कि जो आपका स्पेसिफिक लैटेंट हीट था तो हम लिखेंगे इन द केस ऑफ मेल्टिंग स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग, और उसको हम लिखते हैं एल सफिक्स में एम से, स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग, उसका यूनिट सेम आएगा, डेफिनेशन सब सेम रहेगा, मतलब कि लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग इज इक्वल टू क्यू बाई एम, फिर से वो वही आने वाला है फॉर्मूला, ना तो चेंज करेगा ना तो उसका चेंज करने वाला है यूनिट, बस क्या कि बस हमने वो चेंज ऑफ फेज को कर दिया है लिमिट, ये सॉलिड टू लिक्विड ही होगा। और देखो सिमिलरली अगर मान लो कि हमसे पूछता कि स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन,
स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, तो वहां क्या हम क्या करते कि स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ vaporization of a substance is defined as the heat energy required to change unit mass of substance from liquid to gas at constant temperature या फिर at its boiling point। हो गया बस, सिंपल सी कहानी है, समझे ना। तो अगर तुमको पर्टिकुलर फेज के लिए बोले तो तुम उस पर्टिकुलर फेज का ही बात करना, और तुमसे अगर पूछे ऐसा इन जनरल तो जो मैंने पहला लिखा डेफिनेशन तुम लोग वो लिखे ना। तो मतलब कि तुम लोग मेल्टिंग के लिए और फ्यूजन के लिए और तुम और कंडेंसेशन या फॉर वेपराइजेशन तुम लोग खुद से डेफिनेशन लिख सकते हो, अच्छी बात है। चलो अब मैं तुमको एक बात और बोलना चाह रहा हूँ कि फॉर प्योर सब्सटेंस जो उसका होता है लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग, वही उसका होता है लेटेंट हीट ऑफ फ्रीजन, सॉरी फ्रीजिंग, या फिर वही हम उसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्रीजिंग या फिर फ्यूजन ऑल्सो। देखो मैं बोल रहा हूँ फिर से कि फॉर अ प्योर सब्सटेंस जो उसका होता है लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग, वही उसका होता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन या फिर फ्रीजिंग। देखो मैंने जो टॉपिक दिया था वो था लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग एंड फ्यूजन, तो फ्यूजन को हम लोग फ्रीजिंग ही बोलते हैं, तो उसको मैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन या फिर लेटेंट हीट ऑफ फ्रीजिंग ही बोल सकता हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि आइस से वाटर के लिए जो हम लोग स्पेसिफिक लेटेंट हीट लेंगे वही हम लोग लेंगे वाटर से आइस के लिए भी, ठीक है ना। तो जो होगा लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग वही होगा लेटेंट हीट ऑफ फ्रीजिंग भी, और इसका मैं तुमको कुछ दे रहा हूँ वैल्यूज, ठीक है। तो देखो latent heat of melting of ice, latent heat of melting of ice is 336 जूल पर केजी, या फिर इन अदर यूनिट के तुम्हारा होता है 336 जूल पर ग्राम, और ये होता है तुम्हारा 80 कैलोरी पर ग्राम, 80 कैलोरी पर ग्राम। तो ये सब तुम्हारा हो गया, कुछ हमने तुमको वैल्यूज दिया है, वैल्यू ऑफ लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग ऑफ आइस, लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग ऑफ आइस ये तुम्हारा कुछ वैल्यूज होता है। सिमिलरली लेटेंट हीट ऑफ फ्रीजिंग ऑफ वाटर भी सब यही रहेगा, सेम वैल्यू आएगा तुम्हारा, ठीक है। तो प्योर सब्सटेंस के लिए सेम होता है, जैसे मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट सेम था वैसे ही लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग एंड लेटेंट हीट ऑफ फ्रीजिंग इज ऑल्सो सेम। ओके, अब देखो तो इसका मतलब क्या हुआ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग ऑफ आइस इज 336,000, इसका मतलब क्या हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 1 kg आइस को आपको मेल्ट करना है 0 डिग्री सेल्सियस पे, तो उसमें आपको 336,000 का जूल का हीट एनर्जी आपको सप्लाई करना पड़ेगा। या फिर आपको अगर 1 ग्राम आइस को मेल्ट करना है एट 0 डिग्री सेल्सियस, तो आपको 336 जूल का हीट एनर्जी सप्लाई करना होगा। सिमिलरली अगर आपको 1 ग्राम आइस को मेल्ट करना है वाटर में, तो आपको 80 कैलोरी का हीट एनर्जी सप्लाई करेगा। या इन अदर टर्म हम लोग बोल सकते हैं कि अगर मेरे पास 1 kg वाटर था और उसको 0 डिग्री सेल्सियस से फ्रीज होना है, तो 336,000 जूल का हीट एनर्जी रिलीज करेगा। बोलो, आया समझ में सबको ना। ओके 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 ओके, चलो तो हम लोग अब देखते हैं कि क्या होता है वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, कि जब वाटर से चेंज हो रहा होगा स्टीम में, तो उसका एल का वैल्यू क्या होता है, ठीक है। तो मैंने अभी खोजा था कहीं पे, फिर मेरे को नहीं मिल रहा है क्या। हाँ मिल गया मिल गया। 2268 into 10⁻³ जूल पर केजी, दिस इज द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेरे को 1 kg वाटर को स्टीम में चेंज करना है एट 100 डिग्री सेल्सियस, तो हमको 2268 किलो जूल का हीट एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा। तो इसका मीनिंग ये होता है, वैसे वैल्यू तुमको क्वेश्चन में सबका दिया रहता है कि कितना वैल्यू आपको लेना है, तो उसमें कोई अपने को डाउट है नहीं। फिलहाल मेरा अभी जो काम था ये कि तुम लोगों को समझाना कि ये सब टर्म्स क्या होते हैं और इनका मतलब क्या होता है, तो सबको आया समझ में ना। तो अब हम लोग इस पर क्वेश्चन करेंगे, बोलो। देखो मैंने यहाँ पे हीटिंग कर्व लिया है, ठीक है। हीटिंग कर्व कैसे शो करते हैं, तो जान मान लो कि मेरे पास आइस था, और आइस था एट 0 डिग्री सेल्सियस पे। अब देखो तो इस टॉपिक का जो भी क्वेश्चन आता है ना, तो
अगर तुम उसका ब्लॉक डायग्राम अगर तुम उसका बना सकते हो, या जिसको हम लोग फ्लो चार्ट बोलते हैं, तो फिर तुमको क्वेश्चन समझना ज्यादा आसान हो जाएगा। जैसे मान लो कि हमने तुमसे कहा कि आपको हीटिंग कर्व शो करना है इस आइस का, और इस आइस का हीटिंग कर्व आपको तब तक शो करना है जब तक कि ये पूरा का पूरा स्टीम में चेंज ना हो जाए। हीटिंग कर्व आपको शो करना है कि ये आइस था एट 0 डिग्री सेल्सियस, एट 0 डिग्री सेल्सियस मास कुछ रहा होगा, मान लेते हैं 100 ग्राम मास था इसका, और आपको इसका हीटिंग कर्व शो करना है कि ये स्टीम में चेंज हो जाए। तो आप सोचो स्टेप वाइज, और ऐसे ही आप लोग सोचना स्टार्टिंग में कम से कम जब भी क्वेश्चन सॉल्व करना कि क्या क्या हो रहा है वहां पे। तो आइस था 0 पे, ओके। तो आइस को स्टीम में चेंज करने के लिए पहले क्या होगा कि इसको मेल्ट करके बनना पड़ेगा वाटर, ओके। तो पहले आइस मेल्ट करेगा, और हमने सीखा है कि जब तक कि सारा का सारा आइस मेल्ट नहीं करता है, टेम्परेचर मिक्सचर का राइज ही नहीं करता है, मतलब कि पहले सारा का सारा आइस मेल्ट करके वाटर बनेगा। वो बनेगा वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। फिर हम लोग उसमें फर्दर हीट सप्लाई करेंगे, तो उस वाटर का टेम्परेचर राइज करेगा। फिर उस वाटर का टेम्परेचर राइज करके 100 डिग्री सेल्सियस बनेगा। फिर उसमें हम लोग फर्दर हीट सप्लाई करेंगे, तब वो चेंज होगा स्टीम में। तो ये तुम्हारा होगा स्टेप वाइज फ्लो चार्ट। तो देखो मैं उसको यहाँ पे कैसे शो करता हूँ। तो आइस था 0 पे, मैंने इसमें हीट सप्लाई किया, चलो मैंने इसको माना है Q1। इसमें Q1 हीट सप्लाई किया, तब क्या बनेगा? तब ये बनेगा वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। जो आपका आइस मेल्ट किया है, जो वाटर बनता है वो 0 पे ही बनता है। अब देखो, तो मैंने जो हीट सप्लाई किया है, तो इस आइस से वाटर बनने में कुछ उसको समय लगा होगा। ऐसा नहीं होगा कि तुरंत तुम्हारा आइस से बन गया वाटर, कुछ समय लगा होगा। मतलब इसके बीच में कुछ सब, मतलब कि जैसे मान लो कि ये T बराबर 0 पे हमने उसमें हीट हीट एनर्जी ऐड करना स्टार्ट किया, और ये टाइम अपना T1 था कि T1 पे सारा का सारा आइस मेल्ट करके वाटर बन गया है। तो इसके बीच में हम अगर कोई टाइम लेंगे T1/2, तो उस समय हमारे मिक्सचर में कुछ आइस भी रहा होगा और कुछ वाटर भी रहा होगा, क्योंकि जो मेरा सारा का सारा आइस मेल्ट किया है वो हुआ है आफ्टर टाइम T1। तो उससे पहले कुछ आइस मेल्ट किया होगा, तो मेरे मिक्सचर में आइस भी रहेगा और वाटर भी रहेगा। तो ये सब तुम लोग बातें ध्यान रखना, ओके। अब मेरा वाटर बन गया है 0 पे, ओके। फर्दर हमने इसमें हीट सप्लाई करना शुरू किया, फर्दर हमने इसमें हीट सप्लाई करना शुरू किया। अब क्या होगा कि अब इसमें जब हम लोग Q2 हीट एनर्जी सप्लाई करेंगे, तो वो उसका टेम्परेचर राइज करेगा। और टेम्परेचर राइज करने का हमको पहले से फॉर्मूला पता है, M × C × ΔT। ठीक है। तो अभी टेम्परेचर राइज होगा, तो अब टेम्परेचर राइज करके क्या बनेगा? मेरा वाटर बनेगा, वो वाटर ही रहेगा कितने पे? 100 डिग्री सेल्सियस पे, ओके। अब मेरा वाटर 100 डिग्री सेल्सियस से पहुंच गया है, वो अपने बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंच गया है। तो अब इसमें हम लोग फर्दर और हीट एनर्जी सप्लाई करेंगे, तो अब ये चेंज होगा स्टीम में। और जो स्टीम बनेगा वो आपका 100 डिग्री सेल्सियस पे ही बनेगा। तो ये जी मान लो मैंने सप्लाई किया है Q3। अब फर्दर आप इस स्टीम में अगर हीट एनर्जी सप्लाई करते हो Q4, तो वो इस स्टीम का टेम्परेचर राइज करेगा। तो मान लो कि यहाँ पे स्टीम है 120 डिग्री सेल्सियस पे। तो ये आपका होता है प्रोसेस पूरा। बोलो, सब क्वेश्चन में ना ये? अब चलो देखो, कहाँ से। अब जरा मैं तुमको एक बार और ये समझा देता हूँ कि कैसे हम लोग फाइंड करते हैं ये डिफरेंट प्रोसेस का हीट एनर्जी, मेरे को कितना सप्लाई करना पड़ेगा। तो अपने पास दो ही फॉर्मूला है, एक कौन सा? Q = M × L, और एक Q = M × C × ΔT। अपने को सिर्फ यही दोनों फॉर्मूला यूज करना है। एक Q = M × L तब करेंगे यूज जब फेज चेंज हो रहा होगा, और Q = M × C × ΔT तब यूज करेंगे जब टेम्परेचर राइज कर रहा होगा। तो पहले केस में जो Q1 है वहां पे हो रहा होगा फेज चेंज, क्या लेंगे? देखो M × L, तो मास तो हर जगह सेम रहेगा, क्या वो आइस है, क्या वो वाटर है, क्या वो स्टीम है, हर जगह मास चेंज नहीं होगा। 100 ग्राम आइस करता है मेल्ट, तो 100 ग्राम वाटर ही बनाता है, ठीक है। तो मास चेंज नहीं करेगा कहीं भी। तो Q1 जो होगा वो होगा आपका मास m एंड इनटू लेटेंट हीट ऑफ स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग। पक्का ना, क्योंकि आइस मेरा मेल्ट हो रहा था, तो हमने लिखा m इनटू लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग, हो गया। तो मेरा आइस मेल्ट करके वाटर बन गया। तो ये हमने फाइंड किया वैल्यू ऑफ Q1। अब आते हैं Q2 में। तो देखो इन द प्रोसेस ऑफ Q2 हम लोग उसका टेम्परेचर कर रहे हैं राइज, तो वो किया है 0 से 100 पे। तो Q2 क्या यूज करेंगे? M × C × ΔT। और यहाँ पे C क्या लेंगे? C ऑफ आइस की C ऑफ वाटर? C ऑफ आइस लेंगे कि C ऑफ वाटर लेंगे फॉर फाइंडिंग Q2? बोलो। हाँ बिल्कुल, क्योंकि अब वो वाटर बन गया है। तो यहाँ लेंगे मास तो वही रहेगा सेम, और लेंगे C ऑफ वाटर एंड इनटू ΔT। और ये यहाँ पे तो ये गया है 0 से 100, तो आपका वो ΔT 100 ही हो जाएगा। तो उसका वैल्यू हम यहाँ करेंगे पुट। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप में। तो फॉर Q3 क्या हो रहा है? वो चेंज कर रहा था वाटर से स्टीम, तो यहाँ फेज चेंज हो रहा है, तो फिर से M × L।
तो मास तो सेम ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा था फ्रॉम वाटर टू स्टीम, मतलब यहाँ पे हो रहा है वेपराइजेशन, तो यहाँ लेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो ये आपका पूरा हो गया, आपका चेंज हो गया स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस। फिर फॉर फाइंडिंग Q4, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे टेम्परेचर राइज हो रहा था, तो फिर से m इंटू सी इंटू डेल्टा टी, मास तो सेम रहेगा m, और यहाँ पे लेंगे C ऑफ स्टीम, क्योंकि यहाँ पे अभी स्टीम बन गया है, एंड इंटू डेल्टा टी। और यहाँ पे इस पार्टिकुलर केस के लिए जो आपका होगा डेल्टा टी हो जाएगा 20 डिग्री सेल्सियस। बोलो ठीक है ना? ओके, चलो। अब हम देखते हैं ग्राफ, कि जो हम ग्राफ जा रहे थे बनाने, ग्राफ से भी क्वेश्चन आता है। देखो तो मैंने ये जो हॉरिजेंटल एक्सिस है वहां पे लिया है टाइम। अरे यार, हॉरिजेंटल एक्सिस मैंने टाइम लिया है, और टाइम लिया है मिनट्स में। वो आपका सेकंड में भी हो सकता है, वो आपका आवर में भी हो सकता है, उसमें कोई तकलीफ नहीं है। ओके। और ये जो आपका वर्टिकल एक्सिस है वहां पे हमने लिया है टेम्परेचर, और टेम्परेचर हमने लिया है डिग्री सेंटीग्रेड में, डिग्री सेल्सियस में। और मेरा क्या था, मेरा आइस था 0 पे, और चलो मैंने यहाँ पे स्केलिंग कर दिया है 2 मिनट, 4 मिनट, 6 मिनट, 8 मिनट, 10 मिनट्स, 12 मिनट्स, 14, कुछ ऐसा स्केलिंग किया। और ये जो आइस था, हम उसको एक बर्नर से हीट सप्लाई कर रहे हैं, हम उसको एक बर्नर से हीट सप्लाई कर रहे हैं, और हमको ये जो हीटिंग कर्व तब तक करना है ड्रॉ जब तक कि वो मेरा आइस स्टीम में चेंज ना हो जाए। हमको हीटिंग कर्व सिर्फ, अच्छा चलो हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग जो यहाँ पे ये ब्लॉक डायग्राम बनाए हैं, हम लोग यहाँ तक का बनाते हैं हीटिंग कर्व। मतलब स्टीम में तो हम लोग चेंज करेंगे ही, प्लस उसका हम लोग टेम्परेचर 120 लेके जाएंगे। तो देखो बनाते हैं। ओके, तो देखो ध्यान से, पहले क्या था, पहले आइस था, तो कुछ समय तक क्या होगा, कुछ समय तक आइस मेल्ट कर रहा होगा, और जब तक आइस मेल्ट नहीं करेगा तब तक उसका टेम्परेचर 0 ही रहेगा। मतलब कि अगर हमने माना कि 2 मिनट तक, अगर हम मान के चल रहे हैं कि 2 मिनट हमको लगा था पूरे आइस को मेल्ट करने में, तो 2 मिनट तक इसका टेम्परेचर राइज ही नहीं किया होगा। मतलब कि ये आपका 0 से 2 मिनट तक क्या होगा, टेम्परेचर आपका होने वाला है 0। तो ग्राफ कुछ ऐसा होगा। चलिए, हो गया आपका 0 डिग्री सेल्सियस। अब हम मान के चलते हैं कि मेरा आफ्टर 2 मिनट मेरा सारा का सारा आइस मेल्ट कर गया है, बन गया है वाटर। अब वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस से वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस तक लेके जाने में मेरे को लगा है 6 मिनट, मेरे को लगा है 6 मिनट, मतलब कि 8 मिनट तक क्या होगा, कि 8 मिनट पे मेरा सारा का सारा वाटर पहुंच जाएगा कितने पे, वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो 0 से 100, 0 से 100, तो ग्राफ कुछ ऐसा होगा, 0 से 100। और एक ग्राफ आपका होगा लीनियर, एक ग्राफ का होगा लीनियर, ठीक है, इसमें कोई चाव की बात नहीं है। तो ये हो गया आपका 0 से 100, मतलब यहाँ क्या था, यहाँ पे आपका हो जाएगा टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस। और इसके बीच में तुम चाहो तो इधर बना दो 25, नहीं नहीं 25 नहीं, यहाँ 50 बना, यहाँ बना 50, फिर बनाओ 100। ओके, ये मेरा हो गया 100 डिग्री सेल्सियस। अब क्या हुआ कि ये हम लोग पहुंच गए हैं 8 मिनट पे, और मेरा जो वाटर था वो पहुंच गया 100 पे। अब क्या होगा कि हम जब फर्दर हीट सप्लाई करेंगे तो कुछ टाइम मेरा जाएगा, कुछ समय तक। अब क्या होगा कि मेरा वाटर स्टीम में चेंज कर रहा होगा, तो वाटर से स्टीम चेंज करने में कुछ समय लगा होगा, तो हम मानते हैं कि 2 मिनट लगा, मान के चलते हैं कि वो 2 मिनट लगा। और उस 2 मिनट में टेम्परेचर राइज नहीं करेगा, मतलब कि अगले 2 मिनट तक 8 से 10 टेम्परेचर कितना रहेगा, टेम्परेचर उसका 10 ही है, उसका टेम्परेचर 100 ही रहना है, उसका टेम्परेचर 100 ही रहना है। ओके। अब फर्दर जब हम लोग इसमें और हीट सप्लाई करेंगे तो अब क्या होगा, अब उसका टेम्परेचर राइज करेगा। तो मान लीजिए कि टी बराबर 12 सेकेंड, मैं बस ऐसे ही मान के चल रहा हूँ रफली अपने मन से समझाने के लिए, कि 10 मिनट पे सारा का सारा वाटर स्टीम में चेंज हो गया था, और 2 मिनट हमको और लगा उसका स्टीम का टेम्परेचर 100 से 120 राइज करने में। तो ये आपका जो हो जाएगा टेम्परेचर, वो आपका हो जाएगा 120 डिग्री सेल्सियस। तो ये हो गया हीटिंग कर्व। हालांकि आपको क्वेश्चन में हीटिंग कर्व दिया रहेगा तो हम लोग उसके अनुसार काम करेंगे, ये बस मैंने तुमको एक रफली समझाया है, आइडिया देके। अब देखो ध्यान से, तो इसमें मैं कुछ लिखता हूँ, पार्ट O A B C D। तो देखो ओ से ए तक में क्या था कि मेरा आइस मेल्ट कर रहा था, मतलब इस, अच्छा आप बताओ कि इस पूरा जो मेरा 0 से 2 मिनट तक का टाइम गैप है, इस पूरे टाइम गैप में क्या सिर्फ आइस था,
या सिर्फ वाटर था, या आइस भी था और वाटर भी था? बोलो तो। इस जीरो से 2 मिनट वाले टाइम इंटरवल में सिर्फ आइस है, सिर्फ वाटर है, कि आइस प्लस वाटर है? जल्दी बोलो। वेरी गुड, आइस प्लस वाटर होगा, क्योंकि कुछ आइस मेल्ट करके आपका वाटर ही बना होगा। इस 2 से 8 में, इस 2 मिनट से 8 मिनट तक जो मैंने ग्राफ बनाया, मतलब ए से बी तक, इसमें ओनली वाटर, ओनली वाटर, क्योंकि हम लोग उसका टेम्परेचर राइज कर रहे थे। वेरी गुड। बी से सी में, बी से वाटर प्लस स्टीम, हाँ, वाटर प्लस स्टीम, वाटर प्लस स्टीम। फिर सी से डी में ओनली स्टीम। हाँ, चलो ये हो गया आपका ग्राफ, ठीक है। तो ऐसे अब हम लोग इसे क्वेश्चन करते हैं, फिर तुम लोगों को और आइडिया क्लियर हो जाएगा। देखो, तो इस क्वेश्चन में हमको एक सब्सटेंस का हीटिंग कर्व दिया हुआ है, और इस हीटिंग कर्व को स्टडी करके हमको कुछ सवाल के जवाब देने हैं। क्वेश्चन है कि यह सब्सटेंस इनिशियली इन सॉलिड स्टेट एट 0 डिग्री सेल्सियस इज heated, full stop, the graph showing the variation in temperature with the amount of heat supplied। अच्छा देखो, यहाँ जो हमको ग्राफ दिया है वो उसमें टाइम नहीं लिया है, उसने उसने लिया है टेम्परेचर वर्सेज अमाउंट ऑफ हीट। और जो मैंने तुमको समझाया था वो था तुम्हारा टेम्परेचर वर्सेज टाइम, कोई चाप नहीं है भाई। ओके, विद द अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड इज शोन इन फिगर इतना। इफ द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द सॉलिड सब्सटेंस इज 500 जूल पर केजी पर डिग्री सेंटीग्रेड, हमको सी दिया हुआ है 500 जूल पर केजी पर डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, उसके बाद है यूज ग्राफ टू फाइंड नंबर वन, यूज ग्राफ टू फाइंड नंबर वन द मास ऑफ द सब्सटेंस। सुनो देखो एक ध्यान से, हमको सब्सटेंस का मास फाइंड करना है। हमको क्या दिया है? हमको दिया है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और इस ग्राफ से हम लोग डेल्टा टी फाइंड कर सकते हैं, हम लोग डेल्टा टी फाइंड कर सकते हैं। तो देखो जरा, हमको मास फाइंड करना है भाई, और हमको हीट पता, हम इस ग्राफ से हीट, अमाउंट ऑफ हीट फाइंड कर सकते हैं। इस ग्राफ से हम लोग डेल्टा टी फाइंड कर सकते हैं, और हमको सी तो पता ही है, तो क्यों ना हम लोग Q बराबर एम इंटू सी इंटू डेल्टा टी यूज करें, क्यों ना हम लोग Q बराबर एम इंटू सी इंटू डेल्टा टी यूज करें। और उसके लिए हम लिखेंगे मास बराबर Q बाई सी डेल्टा टी, मास बराबर Q बाई सी डेल्टा टी। अब देखो ध्यान से, अब हमको इस क्वेश्चन का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दिया है, तुम ध्यान से देखो। तो इस ग्राफ के इन पार्ट ए बी, इस ग्राफ के ए बी पार्ट में देखो, तो ए से बी पार्ट में, ए से बी पार्ट में जब हमने, अच्छा देखो ध्यान से एक बात और, इसमें जो स्केलिंग है ना, थोड़ा सा तुम लोग ध्यान देना स्केलिंग पे। देखो तो यहाँ पे स्टार्ट किया है ऑरिजिन, उसके बाद ये एक इंटरवल, दो इंटरवल, तीन इंटरवल, चार इंटरवल, और ये पांचवा, पांचवे इंटरवल पे 1000 जूल का हीट है। पांचवे इंटरवल पे 1000 जूल का हीट है, मतलब क्या कि ईच जो स्मॉल इंटरवल है वो शो कर रहा है आपका 200 जूल का एनर्जी, वो आपका शो कर रहा है 200 जूल का एनर्जी। अब देखो क्वेश्चन है कि इस पार्ट ए से बी में टेम्परेचर राइज हुआ कितने से, 0 से 80 डिग्री सेल्सियस तक, मतलब कि इन पार्ट ए बी डेल्टा टी कितना है, डेल्टा टी इज 80 डिग्री सेल्सियस। और इस ए से बी तक, मतलब कि 0 से 80 तक टेम्परेचर राइज करने में हमने 800 जूल का हीट एनर्जी सप्लाई किया है। तो क्यू आपका हो जाएगा 800 जूल। तुम लोग 1000 मत लिखना भाई, देखो क्योंकि 1000 फिर आपका हो जाएगा 5 डिवीजन, लेकिन हमको जो वो पार्ट बी मिल रहा है वो हमको 4 डिवीजन पे ही मिल रहा है, तो इसलिए उसका हीट एनर्जी सप्लाई हो जाएगा 800 जूल। और सी तो हमको दिया ही हुआ है, तो बस अब वैल्यू करो पुट जल्दी से। तो वैल्यू करेंगे पुट, तो वहां से मास आ जाएगा क्यू, तो क्यू आपका आ गया 800 जूल बाई सी कितना था, देखो सी हमको दिया था क्वेश्चन में, सी का वैल्यू दिया है मेरे क्वेश्चन में 500 ना, 500। तो 500 जूल पर केजी पर डिग्री सेंटीग्रेड। अब चाहो तो यहाँ पे यूनिट नहीं भी लिख सकते हो, मैं यहाँ पे लिखा हूँ यूनिट आसानी के लिए, यहाँ से आपको दिखता है कि मेरा मास कौन से यूनिट में आने वाला है। तो ऐसे भी हम लोग को सी दिया है जूल पर केजी में, तो मतलब मेरा मास केजी में ही आने वाला है। और डेल्टा टी कितना हो जाएगा, 80 डिग्री सेंटीग्रेड। तो देखो ध्यान से, ये डिग्री सेंटीग्रेड से ये वाला हो जाएगा कैंसल आउट, ये जूल से जूल कैंसिल आउट, और यहाँ पे था पर केजी, तो ये जाएगा केजी ऊपर, तो आंसर आ जाएगा 800 बाई 500 केजी। तब 8 बाई 5 1.6 केजी। द मास ऑफ द सब्सटेंस इज 1.6 केजी। सबको आया ना समझ में? बोलो। हे
ए नहीं नहीं, अबे, अबे चमारो इधर देखो ध्यान से, हमने तो ये दो, अबे यहाँ पे तो 80 भी है ना। अरे यहाँ तो 80 भी है ना, तो उसको काटो बे। हमने उसको नहीं काटा। तो 80, तो ये जाएगा 10 टाइम्स में, तो 10/500, 1/50 आएगा। सॉरी, मास आएगा 1/50 kg। तो ये आपका आ जाएगा 0.02 kg। तो ये आंसर सही है जी, 0.02 kg, ठीक है। अब चलो, तो ये हुआ आंसर नंबर 1। अब देखते हैं इसका सेकेंड पार्ट क्या था। सेकेंड पार्ट का क्वेश्चन है कि द स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ द सब्सटेंस इन द लिक्विड स्टेट। इन द लिक्विड स्टेट उसका स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है। तो लिक्विड स्टेट कहाँ होगा भाई, तो सब्सटेंस। अच्छा देखो, तो मेरा सब्सटेंस क्या था, मेरा सब्सटेंस पहले था इन सॉलिड स्टेट। मतलब देखो ध्यान से कि इस ए से बी तक वो था सॉलिड, मतलब वो क्या हुआ है, वो बी से सी में चेंज हुआ है लिक्विड में। वो बी से सी में चेंज हुआ है लिक्विड में, क्योंकि हमको दिख रहा है कि बी से सी में क्या है, बी से सी में उसका टेम्परेचर है कांस्टेंट। तो फेज चेंज कहाँ हुआ है, बी से सी में ही हुआ है। और वहां पे वो चेंज हो रहा था किसमें, तो आपका वो चेंज हो रहा है लिक्विड में, मतलब उसका वो मेल्टिंग हो रहा है। तो अगर तुमसे यहाँ से पूछता कि व्हाट इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड, तो आंसर होता है 80 डिग्री सेल्सियस। ये तुम्हारा आइस नहीं है, ये कोई और सब्सटेंस है जिसका मेल्टिंग पॉइंट 80 है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि बी से सी में ही क्या हो रहा है, उसका टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो वहीं पे उसका फेज चेंज हो रहा था। क्वेश्चन में हमको दिया था कि पहले वो सॉलिड में था, जीरो पे वो था सॉलिड में, और फिर हीट किया गया है और उसका फेज चेंज हो रहा है 80 पे, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट 80 हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं। तो हमको बात करना था स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का। तो मतलब हमको बात करना है एल का। तो एल क्या होगा बोलो, Q/m। नहीं ना, Q/m, मतलब उसको फेज चेंज में हमने, फेज चेंज के दौरान हमने कितना उसको टोटल हीट एनर्जी सप्लाई किया। तो देखो बी से सी में, तो बी यहाँ था और सी यहाँ है, तो कितना गैप आया है, 1, 2, 3 एंड 4। मतलब कि यहाँ भी हमने कितना हमने किया सप्लाई उसको, अरे हमने भी यहाँ उसको 800 किया सप्लाई एनर्जी जूल, 800 जूल। मतलब कि टोटल फेज चेंज के लिए हमने इसमें 800 जूल का एनर्जी सप्लाई किया। हमको वहां दिखा कि वो चार्ट हो जो था डिवीजन, वो आ रहा था बी और सी के बीच में। तो हमने 800 जूल का हीट एनर्जी सप्लाई किया है। और मास कितना था इसका, मास था 0.02 kg। तो जो इसका आंसर आएगा एल का, वो आपका आ जाएगा 800/0.02। तो आंसर आ जाएगा आपका 40,000। आंसर आपका आ जाएगा 40,000, एंड यूनिट होगा जूल पर केजी। तो 40,000 जूल पर केजी इज द स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ दिस सॉलिड। तो ये तुम्हारा हो गया आंसर। इसमें किसी को कोई डाउट बोलो जल्दी से। ठीक है, तब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जहाँ पे इस चैप्टर को हम लोग खत्म करेंगे। इससे और भी काफी सारे आते हैं क्वेश्चन, तो हम लोग ट्राई करेंगे नेक्स्ट